नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 2 अप्रैल 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स के ऊपर में चर्चा करेंगे और ये क्लास एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली कई सारी परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग की अलग अलग परीक्षाएं, इसके अलावा और भी दूसरे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपको लाभ पहुंचाएगी। तो आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मामलों से संबंधित प्रमुख समाचारों को। यहां पर पहला समाचार है, हैव फैमिली टाइज विद देम, मिजोरम सीएम रिक्वेस्ट्स सेंटर टू चेंज फॉरेन पॉलिसी टू एक्सेप्ट म्यांमार रिफ्यूजीज। दरअसल हमारा जो मिजोरम है, इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे क्षेत्र म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और म्यांमार के अंदर में सेना के द्वारा वहां के लोकतंत्र समर्थकों के ऊपर में जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसकी वजह से कई सारे लोग सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्रों में आ रहे हैं। और जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा साहब, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे कई सारे लोगों के पारिवारिक संबंध हैं यहाँ पर जो लोग म्यांमार में रहते हैं, तो भारत सरकार को यहाँ पर थोड़ा और सोचना विचारना चाहिए इन लोगों के संदर्भ में। अब मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों इस संबंध में कहा था, एक क्लैरिफिकेशन दिया था जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको, कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का और उससे जुड़ा हुआ जो प्रोटोकॉल है 1967 का, भारत इससे संबंधित नहीं है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी राज्य म्यांमार से आने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने का प्रयास ना करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बात होगी वो होगा यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और 1967 प्रोटोकॉल। इनका संबंध किससे है? तो शरणार्थियों की रक्षा से है। इस बिंदु को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा भारत के वो राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, मैंने अभी बताया आपको। अब मिजोरम के अंदर में एक नदी का नाम लगातार चर्चा में आ रहा है और वो नदी है तियाऊ। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। इस तियाऊ नदी को पार करके म्यांमार से लोग भारत की सीमा के अंदर में दाखिल हो रहे हैं और मिजोरम ने तो यहां तक कहा है कि जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं वो मनरेगा के अंदर में उनको काम देने का प्रयास भी करेगा। तो अब यहां पर भविष्य में क्या होगा वो देखने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला समाचार है, हाउ थोला पाउकुथु द ट्रेडिशनल पपेट्री ऑफ केरला इमर्ज्ड आउट ऑफ द शैडोज। दरअसल स्टूडेंट्स, जो थोल पाउकुथु है ये 350 साल से भी अधिक पुरानी कठपुतली कला है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात है कि ये छाया कठपुतली है। आप यहां पर चित्र में भी देख सकते हैं इसको। और केरल के अंदर में जो भद्रकाली मंदिर है वहां पर रामायण के जो अलग अलग वृत्तांत हैं उनको दर्शाया जाता है इस कठपुतली कला के अंदर में। और इस कठपुतली कला से संबंधित एक बड़े प्रसिद्ध कठपुतलीकार हैं रामचंद्र पुलावर जी। तो इनका नाम याद रखेंगे, इस कठपुतली कला का नाम याद रखेंगे। केरल के साथ में संबंधित है और वृत्तांत किसके होते हैं? रामायण के। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को लगातार जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बताता हुआ चल रहा हूं, तो उन पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा मुद्दा होने वाला है उसे हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मामलों से जोड़ करके। और अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत दूर नहीं जाना है, पड़ोस में ही रहना है, पाकिस्तान की तरफ। दरअसल साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किया गया था तो उस समय पाकिस्तान की सरकार ने भारत सरकार के साथ कारोबारी रिश्ते स्थगित कर दिए थे। अब जो पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने इस बारे में कहा कि भारत के व्यापारियों से कुछ वस्तुएं आयात की जानी चाहिए और इस संदर्भ में पाकिस्तान के व्यापारियों को इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ ही समय के बाद में इस बात को जो है पलट दिया गया कि नहीं, अभी ये काम नहीं होगा। तो
अब ये जो व्यापारिक संबंध है इनका क्या होगा वो एक देखने वाला विषय होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था उसे घटाने के प्रयास हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जैसे बिंदु हो जाते जिस पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं इस पर आप ध्यान दें। इसके अतिरिक्त सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है उस पर आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा जो कच्छ के एरिया गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें। तो ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बात पर आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आप लोगों के वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर जो चीजें रहती हैं वो वन लाइनर रहती हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला जो मुद्दा आएगा हमारा वो वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो आइए देखते हैं जरा। इसमें हमारे सामने है टेफेज सीएमडी मल्लिका श्रीनिवासन टू हेड पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी। वास्तव में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पीईएसबी का प्रमुख बनाया गया है और ये टैफे से संबंधित है। अब अगर मैं आपको पीईएसबी के बारे में बताऊं, जैसा कि नाम से ही एक हद तक स्पष्ट हो रहा है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, तो जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं भारत के अंदर में, तो यहां पर जो कंपनीज हैं ढेर सारी, उनके जो सीएमडी नियुक्त किए जाएंगे, उनके जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, उनके जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाएंगे, उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो पीईएसबी इस बोर्ड के ऊपर में होती है। और इसकी प्रमुख नियुक्त की गई है मल्लिका श्रीनिवासन, जो कि टैफे समूह, जो कि ट्रैक्टर वगैरह के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। आइए अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। और हमारे सामने जिनकी तस्वीर है ये है मिस्टर बरगौटी। और मिस्टर बरगौटी जो है इनको फिलिस्तीनी मंडेला कहा जाता है। पिछले कई सालों से ये इजराइल की जेल में कैद हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं वहां पर। ये फिलिस्तीन के समर्थक हैं और चर्चा में क्यों हैं? अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि फिलिस्तीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनके खिलाफ जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो इनसे संबंधित हैं, इनका समर्थन है उन लोगों को। मिस्टर बरगौटी फिलिस्तीन के अंदर बहुत पॉपुलर हैं, तो कहा यह जा रहा है कि मिस्टर अब्बास को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं मिस्टर बरगौटी। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि फिलिस्तीनी मंडेला, अब मंडेला आप लोग समझ रहे होंगे, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए एक लंबा वक्त जेल में बिताया, तो उनसे जोड़ दिया गया है इनको। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां से अगला जो सेगमेंट है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज का। अब यहां पर क्या है? जीएसटी काउंसिल मीटिंग अनलाइकली बिफोर मे एंड जून। मिस्टर बजाज, ये राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज साहब, और इन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, क्योंकि भारत के 5 राज्यों में जो कि बड़े प्रमुख राज्य हैं यहां पर चुनाव है, तो इनकी वजह से ये 5 राज्यों का जो प्रशासन होगा वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो मई के अंत तक या जून के अंदर में ही हो सकती है। अब जीएसटी काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला होना है। फैसला इस बात का होना है कि 2020-21 के लिए राज्यों को जो करों में जो नुकसान हुआ है, जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो बात है वो करीब 63,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। यह पैसा राज्यों को दिया जाना है केंद्र की तरफ से। और श्री बजाज ने यहां पर इस बात को कहा कि जो राज्यों का जो भी मुआवजा उनको मिलना है वो दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कब तक दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, वो देखने योग्य होगा। चलिए हम लोग जरा जीएसटी काउंसिल को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बहुत महत्वपूर्ण है, जब से जीएसटी आया है जीएसटी काउंसिल गाहे बगाहे चर्चा में बनी ही रहती है। जरा आइए देखते हैं इसको। जीएसटी काउंसिल की हम लोग बात करते हैं सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहले आप इस बिंदु को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि संविधान के अंदर में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 279A1 के साथ में यह संबंधित है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था और
जो अंतिम बिंदु आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है वो बिंदु है कि जीएसटी काउंसिल जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पुस्तकें और पुरस्कार इस खंड में आज हमारे सामने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में जानकारी है और 2019 के लिए यह पुरस्कार फिल्म उद्योग की एक बहुत बड़ी हस्ती रजनीकांत जी को देने की घोषणा की गई है। अब अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यह पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मैं अगर इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु आपको बताना चाहूं तो यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और 1969 में पहली बार देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब जरा खेल समाचारों को देख लेते हैं। देखिए इसमें जो समाचार हमारे सामने है वो है द फर्स्ट लिस्ट ऑफ स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड विनर्स। अब इसमें कई सारे कैटेगरीज में दिए गए हैं। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट की जानकारी आज आएगी। तो अब यहां पर मैं 3 प्रमुख लोगों की बात करूंगा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड कि पिछले 10 सालों में जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उसमें जो एक बड़ा नाम हासिल किया है महिलाओं के सेगमेंट में वो है दीपा मलिक जी। दीपा मलिक जी के बारे में मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है सर्वाधिक उम्र में उस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में इनका नाम दर्ज है। इसके अलावा मोटर स्पोर्ट्स पे अगर हम लोग बात करते हैं तो नारायण कार्तिकेयन निश्चित रूप से मोटर स्पोर्ट्स को भारत में पॉपुलर करने में इनका बहुत योगदान है। इसके बाद स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स और ऑब्वियसली मैग्निफिसेंट मैरी कॉम बॉक्सर मशहूर मुक्केबाज, इनको याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। आज 2 अप्रैल है और इसे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? स्वालीनता, मतलब ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से जिनका विकास धीमे धीमे होता है, ऐसे बच्चे जो किसी चीज में खो जाते हैं। मतलब यह है कि कोई बात अगर वो बोलेंगे तो उसको बार बार दोहराते रहेंगे। सीखने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। आमतौर पर होता क्या है कि इसकी जानकारी शुरुआती स्तर पर जो है नहीं हो पाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब मालूम चलता है इस बीमारी के बारे में और इसकी वजह से इसके इलाज में चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो लोग इस विषय में जागरूक रहें बच्चों के संदर्भ में, ताकि बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में जागरूकता को फैलाने के लिए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे से जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और आज मैं जो फैक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उनका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपके सामने एक तस्वीर है। अब ये तस्वीर को हम लोग कहते हैं पुजारी की मूर्ति। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहां पर स्थित है? ये जगह पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। और इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब इस पुजारी की मूर्ति को अगर हम लोग देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सिंधु सभ्यता की जो कला थी वो कितनी बेहतर थी। आप अगर यहां पर देखें तो इसकी दाढ़ी जो है, जो बियर्ड है इसकी, कितना सलीके से बनाई हुई है। उसका आप आकार देखें। आप यहां पर देखें तो इसका जो अपर लिप है ये क्लीन शेप्ड है। आप इनकी नाक को देखें तो ये उभरी हुई है, काफी तीखी बनावट है नाक की। इसके अलावा कपड़े को अगर आप लोग देखें यहां पर तो कपड़ा बहुत करीने के साथ पहना हुआ है, उस पर चित्रकारी भी की हुई है। आप देखें कि यहां पर एक बाजू बंद जैसा कुछ है इसकी बाह पर। आप इसके सर पर देखें तो सर पर भी कुछ चिन्ह जो है बांधा गया है। तो ये सब चीजें इस बात को दिखाती हैं कि ये जिसकी भी मूर्ति है
आमतौर पर इतिहासकार तो इसे पुजारी की मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पुजारी राजा भी हो सकता है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कई सारी जानकारियां अस्पष्ट हैं, तो वहां पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिस पर मैक्सिमम हिस्टोरियन एग्री करते हैं, ज्यादातर इतिहासकार सही मानते हैं जिस बात को, हम उसको ही मान लेते हैं। तो अधिकांश लोग क्या मानते हैं? पुजारी। तो वही मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चित्र हमारे सामने है, ये चित्र है विशाल स्नानागार का। और क्या संरचना है इसकी! ये भी मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। और संरचना की बात करें तो जमीन तक, मतलब कि इसकी तली तक उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यहां पर आप देखो कितना शानदार स्ट्रक्चर है। आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले का है। आप जमीन पर देखिए, यहां पर पत्थर लगाए गए हैं। इसके अलावा पानी को निकालने के लिए नालियां हैं, पानी भरने के लिए बगल में कुएं हैं, कपड़े वगैरह बदलने के लिए चेंजिंग रूम्स हैं छोटे छोटे यहां पर। और इतिहासकार कहते हैं कि जो विशाल स्नानागार है, यह सामूहिक रूप से पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नर्तकी की मूर्ति, यह भी सिंधु सभ्यता के लोगों की कला का एक अद्भुत नमूना है। अब अगर इस नर्तकी की मुद्रा को आप लोग देखें, तो ये जो मुद्रा है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिभंग। त्रिभंग मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा में खड़े होना जहां पर शरीर 3 हिस्सों में टूटा हुआ दिखे, या 3 जगहों से शरीर में मोड़ हो, लोच हो। तो पहला आप देख सकते हैं यहां पर, दूसरा कमर के पास है, और तीसरा पैरों के पास। ये अद्भुत कलात्मकता को दिखाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। और बहुत प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति, जिन्हें इतिहासकार जॉन मार्शल के द्वारा आदि शिव भी कहा जाता है। और इनकी जो मुहर है, यह भी हमको मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इनके सर पर आप देख सकते हैं, यहां पर 2 सींग हैं, 3 सर हैं। ये पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ मुद्रा है। और इनके चारों तरफ बफेलो, राइनोसोर्स, एलिफेंट, टाइगर, इनको उकेरा गया है। आप लोग यहां देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर ये एलिफेंट है, यहां पर आप इधर देख सकते हैं, यहां बफेलो है, ये गैंडा है, राइनोसोरस है, और ये यहां पर टाइगर देख सकते हैं आप लोग। और जैन धर्म के अगर अनुयायियों की माने, तो वो इन्हें ऋषभ देव जी का अवतार बताते हैं। अब देखिए, ये ऐतिहासिक है, तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हो सकते हैं। जैसे कि जॉन मार्शल ने, मैंने अभी बताया, आदि शिव कहा। यह बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में कि पशुपति को आदि शिव किसने कहा था। जवाब होता है जॉन मार्शल ने कहा था। या पशुपति की मुहर कहां से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, इनका उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तियाऊ रिवर फ्लोज। भारत के किस राज्य में तियाऊ नदी बहती है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? हु इज बीइंग गिवन द दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑफ 2019? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मनोज कुमार, देविका रानी। अगला प्रश्न है, हु इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले, नेफ्यू रियो, जोरामथंगा, बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? हु वाज गिवन द फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड? दिलीप कुमार, राज कपूर, मनोज कुमार, देविका रानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोल पावकुथु पपेट आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? थोल पावकुथु कठपुतली कला का संबंध किस राज्य से है? तो केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा। आगे देखिए, When World Autism Awareness Day is celebrated, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मार्च, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मल्लिका श्रीनिवासन इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? मल्लिका श्रीनिवासन किस समूह से संबंधित है? बायोकॉन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, टैफे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज फिलिस्टीनियन मंडेला? फिलिस्तीनी मंडेला के नाम से किसे जाना जाता है? महमूद अब्बास, मारवान बरगौटी, यासर अराफात, नासिर अल किदवा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज तत्मडा? तत्मडा क्या है? आर्मी, पार्लियामेंट, करेंसी,
आइलैंड। इसका अच्छे से उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप लोग, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए, ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु प्रेसाइड्स ओवर द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव। इनके उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिएगा और आशा करते हैं स्टूडेंट्स आज का सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। आज के इस सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।